दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर MCQ सेट एक बार आपके साथ लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कल का जो MCQ था उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा MCQ गलत हो गया था। वो गलत क्या, वो अपलोड होने में थोड़ा रोटेट हो गया था वो, और मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो सही नहीं हो पाया। और अब छोड़ो, जो कल का हो गया उसको फिर कभी दोबारा देखा जाएगा और उस क्लास को दोबारा एक आध दिन में फिर लाया जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो एक आध दिन बाद आ जाएगी, उसकी टेंशन नहीं लेना है। अब जो आगे बात है कि आप टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे क्विज डाल रहा हूं मैं आजकल, ऑप्शनल क्विज। जैसे आप वहां पे क्लिक करते हो, अगर सही है तो वहां पे ग्रीन बटन आ जाता है, और बाकी अगर गलत है तो वहां पे रेड का सिग्नल आ जाता है। आप टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएं। मैंने लिंक कहाँ कहाँ से जुगाड़ करके, वैसे मैं जानता नहीं टेलीग्राम का लिंक, लेकिन मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम पे भी अपना टाइम दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये होती है टेलीग्राम की बात। अब मैं यूट्यूब पे जो भी कम्युनिटी बॉक्स में डालता हूँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, उसका आंसर आप जरूर दे दिया करो, ठीक है। अब उससे मेरा तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता लगेगा हाँ यार इसका आंसर एक्चुअली ये है, बस बाकी उसमें कुछ नहीं है। और अब मैं शुरू करता हूँ आज का MCQ। आज का MCQ सभी बैंकों के लिए है, PNB के लिए भी है और बाकी बैंकों के लिए भी है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि उनके बैंक में, हर बैंक में यही क्वेश्चन आते हैं जो कॉमन बैंकिंग होती है। बाकी अपने अपने बैंक के क्वेश्चन आते रहते हैं ना। और इसके बाद PNB वालों के लिए एक स्पेशल ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मिल जाएंगे आपके PNB के मेन ऑप्शन, कुछ फुल फॉर्म और 10-12 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। आज ही स्पेशल क्लास, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 20 एक क्वेश्चन तो होंगे, तो उनको आप जरूर देखिएगा। लेक्चर इंट्रोडक्शन बहुत हो गया है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। तो मैं शुरू करता हूं आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्रिएशन ऑफ DEF टी फंड्स इज बेस्ड एंड विच एक्ट एज 26 अल्फा, कि जो सेक्शन 26A के ये जो फंड है वो कौन से एक्ट में इसको डिफाइन किया गया, डीफ को। DEAF, इसकी फुल फॉर्म थोड़ा आप मेरे को बता दीजिएगा, वैसे आपको मिल जाएगी वो, ये कौन से एक्ट में है, डीफ, ठीक है। और ये जो सेक्शन है 26 अल्फा है, मैंने आपको बताया भी था, खाता 10 साल हो जाते हैं अकाउंट को तो वो तब अनक्लेम्ड हो जाता है यानी। लेकिन जब आप इसका दोबारा क्लेम करते हो तो आपको ये 82 रुपए मिल जाता है ना, ठीक है। पहला ऑप्शन है RBI एक्ट, दूसरा है NI एक्ट, तीसरा है कंपनीज एक्ट और चौथा है बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो डी फंड है उसको बैंक रेगुलेटिंग एक्ट में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा क्लास लंबी होगी तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। मैं आप लोगों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन अब क्या करें। मैं सोचता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा टाइम लेता है, इसलिए मैं क्लास को कम करने की कोशिश करता हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड फंड अवेयरनेस, जिसको डीफ कहा जाता है ना, यहाँ फुल फॉर्म आपको यही मिल जाएगी डीफ की, कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड को डीफ कहा जाता है। बैंकों में जो पैसा 10 साल में अनक्लेम्ड है उसे इस फंड में डाल दिया जाता है। अगर आपने 10 साल में पैसे के साथ कोई भी हरकत नहीं की तो उसको इसमें डाल दिया जाता है और इसका क्लेम कर दिया जाता है, और उस आदमी को जो ब्याज पैसा है वो इंटरेस्ट के साथ वापस दिया जाता है। ये है इसका माजरा। आज फिर घूमने लगा है स्क्रीन स्क्रीन उम्मीद करता हूं कि नहीं घूमनी चाहिए वैसे। अगला क्वेश्चन है, टू फाइल सरफेसी द अकाउंट शुड बी विच कैटेगरी, कि इनमें से
जो सरपासी अधिनियम होता है, इनमें से कौन सा इस एक्ट के अंदर आता है? एक होता है एसएमए। आपको मैंने कल भी पूछा था एसएमए क्या है, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है ना। आपको मैंने कल पूछा था एसएमए 0, एसएमए 1, एसएमए 2। अगला है स्टैंडर्ड, थर्ड है एनपीए और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये सरपासी एक्ट है, इसके इसकी कैटेगरी में आता है आपका एनपीए अकाउंट, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सरफासी एक्ट है क्या। सरफासी अधिनियम का अर्थ है वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम। ये 2002 का एक्ट है, ठीक है, जो सरफासी एक्ट है। दूसरे शब्दों में सरफासी एक्ट का पूरा नाम, अगर मैं इस सरफासी की फुल फॉर्म बताऊं तो इसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एस्टेंस ऑफ एंड इन्फोर्समेंट एंड सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। इतनी लंबी फुल फॉर्म है इसकी, इसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये है एनपीए का अकाउंट, इसकी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको डिजिटल सिग्नेचर होते हैं ना, जैसे ये हो गया डिजिटल सिग्नेचर, इनको कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है? पहला है आरबीआई एक्ट, दूसरा है आईटी एक्ट, तीसरा कंपनी एक्ट, चौथा बैंक रेगुलेटिंग एक्ट। आईटी एक्ट वो हो जाता है जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी का एक्ट, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो उसको आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल सिग्नेचर को आईटी एक्ट में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट, रिस्क वेग इनऑपरेटिव अकाउंट, जो आपका इनऑपरेटिव अकाउंट होता है, जो ऑपरेट नहीं होता है, वो कौन से रिस्क में जाता है? लो रिस्क में, मीडियम रिस्क में, हाई रिस्क में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो इनऑपरेटिव अकाउंट है वो आपका हमेशा चला जाता है ऑप्शन नंबर 3, हाई रिस्क में वो चला जाता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन क्या टाइप हुआ था ये मेरे खुद पता नहीं, मेरा भूल भी गया हूँ। 1.5, इसका आंसर है जो 5% था। क्वेश्चन था कि जो कॉमर्शियल फसल है, मेरे हिसाब से मेरे को ध्यान आ रहा है, जो कॉमर्शियल फसल है उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है, या लोन का कुछ ऐसा था कि मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन वो कॉमर्शियल वाला था। एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, और एक होती है कॉमर्शियल फसल। तो जो कॉमर्शियल फसल था उस पे ब्याज का कुछ था क्वेश्चन, लेकिन उसका जो आंसर है वो हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर डी। मेरे को आंसर याद था और बाकी क्वेश्चन मेरा कॉमर्शियल क्रॉप्स था। ठीक है, तो इसको आप देख लेना, इसको थोड़ा रहने देना अभी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अबव 10 लाख अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, कि जो प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट के लिए जो 10 लाख के अंडर में जो लोन आ रहा है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ये है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 5 पास, दूसरा है 8 पास, तीसरा है 10 पास, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अगर बात 10 लाख तक की है तो इसमें आपका 8 पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें 8th पास होना बहुत ही जरूरी है, तभी आपको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट का लोन मिल सकता है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है बाय नाउ एंड पे नाउ इज द फैसिलिटी अवेलेबल अंडर,
कि अभी खरीदो और अभी पे करो। ये फैसिलिटी किस में है? आधार कार्ड में, डेबिट कार्ड में, पैन कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में। ये वाला क्वेश्चन में शायद मैं आपको बता चुका हूं कि अभी खरीदो और अभी पे करो। ये आ जाएगा आपका डेबिट कार्ड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये डेबिट कार्ड में आ जाएगा। नेक्स्ट, अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम लोन इज टू बी गिवन फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एलिजिबल। एक स्कीम थी मोदी जी की, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, जो बनाई गई थी खाली मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया। तो इसमें से वो जो ऑप्शन है चार, इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? पहला है मैन्युफैक्चरिंग, ये तो हुआ ही होगा, ट्रेडिंग, सर्विस या फार्म एक्टिविटी। तो इसमें ऊपर वाले तीनों सही हैं कि स्टैंड अप स्कीम लोन इज टू बी गिवन फॉर सेटिंग अप अ न्यू एंटरप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन एलिजिबल नहीं है? इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 फार्म एक्टिविटी, इसमें से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इनकम्पिटेंट टू इंडोर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो एनआई एक्ट है, इनमें से जो इंडोर्स इनकम्पिटेंट है वो कौन है? पहला है इलिटरेट पर्सन, जो मतलब पढ़ नहीं सकता, शादीशुदा औरत, या माइनर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, मैं शायद आपको पहले बताया भी हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड इन एफसीएनआरबी। कि जो एफसीएनआरबी है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट, इसको बोलते हैं एफसीएनआर, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पहला ऑप्शन है 12 महीने में एक, साल में एक बार, 360 डेज पर ईयर, 365 डेज पर ईयर, या 52 हफ्ते पर ईयर। तो जो एफसीएनआर है ये 360 दिन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका कैलकुलेट किया जाता है इंटरेस्ट। देखते हैं क्या बोलता है एफसीएनआर कि फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंस, एफसीएनआर जमा राशि ब्याज 360 से 1 वर्ष के आधार पर दिया जाना चाहिए। यह दिया जा चाहता है, यहाँ पर गलत लिख दिया मैंने, वो दिया जाता है। एफसीएनआर भी जमा पर ब्याज की गणना की जाती है, और इसका जो भुगतान होता है ना, वो 180 दिनों के अंतराल पर भुगतान किया जाता है। यानी आज आपने 180 दिन हो गए, तो फिर आप 180 दिन बाद ही भुगतान कर सकते हैं, और शेष वास्तविक दिनों के लिए भुगतान किया जाता है इसमें ना, कि आप 180 दिन के लिए इसमें भुगतान कर सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लीगल गार्जियन इज अपॉइंटेड टू टर्म्स ऑफ, कि इसको किस में डिफाइन कर दिया गया है? जो लीगल गार्जियन होता है, लीगल होता है न्यायिक, है ना, लीगल मीन्स होता है न्यायिक। जो गार्जियन होता है उसका जो, उसको कौन से एक्ट में उसको डिफाइन किया गया, अपॉइंट किया गया? पहला है इंडियन मेजोरिटी एक्ट, जिसको माइनर, इसमें इस इंडियन जो मेजोरिटी एक्ट है इसमें माइनर को डिफाइन किया गया है। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, और चौथा है गार्जियन एंड वार्ड एक्ट। तो जो लीगल गार्जियन को जो अपॉइंटेड इन टर्म्स है, वो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में उसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। बाकी इंडियन मेजोरिटी में माइनर को एम से माइनर और एम से मेजोरिटी, ठीक है। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में माइनर को डिफाइन किया गया है, और गार्जियन में
लीगल गार्जियन, गार्जियन एंड वार्ड एक्ट में डिफाइन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एनईएफटी, कि इनमें से किसका यूज एनईएफटी के लिए किया जाता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, IFC, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला है स्विफ्ट। उस दिन स्विफ्ट की स्पेलिंग गलत थी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियली टेलीकम्युनिकेशन। और चौथा आंसर है एनी अबो, ऊपर में से कोई एक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा IFSC। IFSC है जो एनईएफटी का यूज, IFSC जब आप एनईएफटी करते हो तब IFSC का यूज किया जाता है। ठीक है, और बाकी आपको स्पेलिंग स्पेलिंग बता दी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। चलते हैं वे अगली। एक कैश क्रेडिट और ओडी अकाउंट इज नॉट रिन्यूड फॉर हाउ मेनी डेज विल स्लिप इनटू एनपीए। अगर आपने जो आपका सीसी अकाउंट है और आपका ओडी अकाउंट है, इसको भी रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो कितने दिन में ये एनपीए हो जाएगा? ठीक है, एनपीए हो जाता है ना, मैंने बताया खाता। अगर आपने 90 दिन में इसका हिसाब किताब नहीं किया तो अकाउंट आपका एनपीए हो जाता है। तो इसमें ये बताना है सीसी और ओडी अकाउंट में अगर आपने कितने दिन में अपना अकाउंट को रिन्यू नहीं करवाया तो भले उसमें रुपए हैं लेकिन उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर हमने आज तक करवाया नहीं, तो ये एनपीए हो जाता है। पहला ऑप्शन है 60 दिन में, दूसरा है 90 दिन में, तीसरा है 180 दिन में, चौथा है 360 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर है 180 दिन। 180 दिन को आप बोलेंगे 6 महीने में। अगर आपने 6 महीने में इसको रिन्यू नहीं करवाया तो ये एनपीए हो जाता है। अब बोलोगे सर आज तक हमने करवाया ही नहीं, नहीं करवाया होगा, चल रहा है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, है ना। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तान इज नेशनलिटी कैन ओपन द सेविंग अकाउंट विद द प्रायर परमिशन ऑफ हूम। मान लीजिए कोई आदमी पाकिस्तान का है ना, स्टूडेंट हो, उसने यहाँ पढ़ने के लिए और वो सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो खुलवा सकता है। तो उसको किसकी परमिशन चाहिए सेविंग अकाउंट खोलने के लिए? पहला ऑप्शन है सेवी की, दूसरा है जो सीएमडी होता है बैंक का उसकी, तीसरा है आरबीआई की, और चौथा है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी उसको? तो जो भी यहाँ से बाहरी व्यक्ति अकाउंट खोलता है तो उसको रिजर्व बैंक की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, contribution have to be made for only how many years to SSA अकाउंट। कि जो SSA अकाउंट होता है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, है ना, SSA की फुल फॉर्म होती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप कितने साल तक रुपए जमा कराओगे? पहला ऑप्शन है 15 साल, दूसरा है 18, तीसरा है 21 और इसमें चौथा तो कोई साल ही नहीं है क्योंकि चौथा साल इसमें लिखा भी नहीं है, ऐसे लग रहा है मुझे को, है ना। तो चौथा साल नहीं है, तो आपके पास 3 ही ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है 15 साल। आप 15 साल तक इसमें रुपए जमा कराओगे और 21 साल तक आप इसके रुपए निकाल सकते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद आप उस रुपए को निकाल सकते हैं। ठीक है, शादी होने तक होती है, लेकिन हालांकि ये निवेश आपके अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। आपने रुपए 15 साल तक ही जमा करवाने हैं
अगर पेपर में आ जाएगा कि आपको कितने साल तक रुपए जमा करवाने, तो आपको 15 साल तक रुपए जमा करवाने होते हैं और उसके बाद अकाउंट मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉजिट ना हो। तो आपने 15 साल के बाद कोई डिपॉजिट को नहीं करना है और उसका ब्याज लगता रहेगा। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इन सीजीटी एमएससी में जो टी है उसके फुल फॉर्म क्या है? टी का स्टैंड फॉर क्या है? टाइम, ट्रस्ट, टेक्स्ट या टर्न अराउंड? जो सीजी टीएमएससी की जो टी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ट्रस्ट, है ना। अब यहाँ पे तो ट्रस्ट हो गई। अब सीजीटीएमई की फुल फॉर्म है ट्रस्ट, तो इसमें जो सीजीटीएमएससी की जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। जो सीजीटी है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, बाकी एमएससी की तो आपको पता ही है कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द टाइम फॉर रिडर्सल ऑफ कस्टमर सर्विस रिलेटेड जनरल बैंकिंग कंप्लेंट्स विल बी हाउ मेनी डेज? अगर मान लीजिए किसी भी कस्टमर ने आप कंप्लेंट कर दी, तो कितने दिन के बाद उसको उसको रिप्लाई दिया जाना कंपलसरी है? 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद? तो अगर किसी ने भी आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी बैंक में, तो उसको 15 दिन के बाद जवाब दिया जाना जरूरी है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑड वन आउट इन द फॉलोइंग, इनमें से अलग कौन सा है? ठीक है, अब अलग कैसे मैं बताता हूँ कैसे। आज आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला है सेबी। सेबी है, उसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी की। दूसरा है IRDA, इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बीच में रेगुलेटरी भी छूट गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। RBI को आपको पता ही है। और चौथा है IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। अब इसमें बताता हूँ अलग कैसे। जो सेबी है वो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करती है। IRDA है, इंश्योरेंस कंपनियों को रेगुलेट करती है, इन पे कंट्रोल करती है। RBI है, रिजर्व बैंक है, बैंकों पे कंट्रोल करती है। लेकिन जो IBA है ना, ये किसी पे कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, इसका कंट्रोल, ये रेगुलेशन किसी के लिए नहीं बनाता, इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, एनी चेंज इन डेट अमाउंट ऑफ नेम ऑफ पे इज कॉल्ड। अगर आपका नाम, डेट और चेंज अगर अकाउंट में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला है नेगोशिएशन, दूसरा एंडोर्समेंट, चौथा है मटेरियल अल्टरनेशन और चौथा है क्लियरिंग। तो उसको कहा जाता है मटेरियल अल्टरनेशन, उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिस्क कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। अगर कोई आदमी नेता है, अभिनेता है, मतलब नेता जो पॉलिटिकल में रहता है, तो वो कौन से रिस्क में आएगा? लो रिस्क में, हाई रिस्क में और मीडियम रिस्क में? ये वो किसी रिस्क में ही नहीं आएगा। पहला ऑप्शन है लो, दूसरा है मीडियम, तीसरा है हाई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी पॉलिटिकल पर्सन है वो हमेशा आएगा आपके हाई रिस्क में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
लोन अकाउंट रिमेनिंग इरेगुलर सिंस लास्ट 75 डे टू क्लासिफाइड इज। जो लोन अमाउंट है मैंने आपको बताया था SMA 0, SMA 1, SMA 2। अगर आपका लोन 75 दिन में है तो वो कौन से स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है, आपने देखा है SMA 0 0 से 31, SMA 1 31 से 60 और SMA 2 60 से 90, है ना। तो ये जो 75 डेज वाला है वो किस में आ रहा है, ये बताओ मेरे को, किस में आ रहा है, वो आ रहा है SMA 2 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आ रहा है SMA 0 से 31 और 31 से 60 और 60 से 91 आ रहा है SMA 2 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इन SIP में जो S की जो स्टैंड फॉर है वो क्या होगा। बोलते हैं ना हमने SIP करवा रखी है, तो SIP में S की स्टैंड फॉर क्या होगी, सोर्स, सिंपल, सिस्टमेटिक या शेड्यूल्ड। तो इसमें इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, वो हो जाएगी सिस्टमेटिक। ठीक है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। एक वित्तीय योजना है जो निवेशकों को सावधानी पूर्वक और सूचित तरीके से निवेश करने का एक मौका देती है। इसमें एक छोटी रकम को नियमित अंतराल के लिए निवेश करते हैं और वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो ये है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब चलते हैं आगे। FIP स्टैंड फॉर, जो FIP है FPI, उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। पहला ऑप्शन है फर्स्ट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इनडायरेक्ट, तीसरा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और चौथा है फॉरेन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको ये कहा जाता है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों, जिसको बोलते हैं FPI, विदेशी अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए आम तरीका है। ठीक है भाई, ये है FPI। तो जो यहाँ तक था आज वो था ये सभी बैंकों के लिए, इसमें कोई PNB नहीं है और कोई इसमें अलग बैंक नहीं है, सब बैंकों के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी जो बैंक वाले वो यहाँ से जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं। आप अगर PNB के जो क्वेश्चन है आप उनको भी देखना चाहते हैं तो उनको भी देखिए, उनके लिए भी सेम ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। और आपको ये पेपर टेलीग्राम पर मिल जाएगा तुरंत, जैसे आपको यूट्यूब पे मिलेगा। यूट्यूब के बाद आपको टेलीग्राम पे इसके क्विज़ भी मिल सकते हैं, क्विज़ के फॉर्म में भी, और ये आपको हार्ड कॉपी भी वहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप इसका प्रिंट जो भी करना हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब शुरू करता हूँ पंजाब नेशनल बैंक वालों की क्लास। तो आ जाए वो भाई, तैयार हो जाओ आप लोग। तो ये है जो MCQ, वो है पंजाब नेशनल बैंक सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन के लिए। और इसमें आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो डिटो क्वेश्चन की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा आपके फिनकल मीनू ऑप्शन। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं बिना किसी देरी के। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पंजाब नेशनल बैंक। जो पंजाब नेशनल बैंक है उसका फाउंडर कौन था। पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और भगत सिंह। तो जो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना होती है
वो होती है लाला लाजपत राय के द्वारा। पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आ गया कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। सबसे बेसिक सवाल कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं आपने उनका नाम भी बताना है कब, और जो वर्तमान में इसके सीईओ हैं सीईओ आपने उनका नाम भी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ना। पहला क्वेश्चन आपके लिए हो गया। यहाँ से आते हैं अभी अगले, व्हाट इज़ द मेनू ऑप्शन ऑफ ओपनिंग ऑफ सीसी अकाउंट। आपने अगर कैश क्रेडिट अकाउंट खोलना है तो उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा, ये आपकी स्क्रीन पे पेपर देखोगे तब आएगा ये। पहला है HOCC CAA, दूसरा है CCC HOAA, चौथा है HOAA CCC और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अगर सीसी अकाउंट का जो ओपनिंग है उसके लिए आपको मिल जाएगा HOAA CCC। ये नया वाला पथ प्रदर्शक है उससे लिए गए क्वेश्चन है, ठीक है। एक आधा कोई आपको अलग मिल सकता है लेकिन नए वाले पथ प्रदर्शक से लिए गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेनू ऑप्शन ऑफ इश्यूएंस ऑफ फास्टैग। फास्टैग का जो इश्यूएंस का मेनू ऑप्शन है वो क्या होगा, FTA GBRM, दूसरा है FTA GMBR, और देखो सब में आपको फास्टैग मिलेगा। देखो ये वाला तो है नहीं, देखो क्योंकि F ऐसे एलिमिनेट करना है पेपर में FTARLG। देखो इसमें फास्टैग तो है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही निलंबित हो गया है ना। अब देखो इसमें फास्टैग है, इसमें फास्टैग लिखा हुआ है, इसमें फास्टैग लिखा हुआ है। इसका आंसर है फास्टैग MBR। देखो इसमें फास्टैग BRM है लेकिन उत्तर इसका है फास्टैग MBR। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेनू ऑप्शन ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इसका तो सिंपल आंसर है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो मेन ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा PMJJBY। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेनू ऑप्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड पेमेंट। ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड पेमेंट का क्या है। देखो पहला ऑप्शन है KC पेमेंट, है ना। KC पेमेंट कुछ नहीं होता, दूसरा है CC पे, तीसरा है CCPEY और चौथा है CCPOY। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है CCPAY यानी कैश क्रेडिट PAY, सॉरी क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है। आगे देखो क्रेडिट कार्ड लिखा है और आगे लिखा है पे, बस आपने यही जज करना है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मेनू ऑप्शन ऑफ पासबुक प्रिंट। आपने पासबुक को प्रिंट करवाना है तो उसका मेनू ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है HPPB, दूसरा है HPBP, तीसरा ऑप्शन है PBPH और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपने पासबुक को प्रिंट करना, H तो है और पासबुक प्रिंट PBB, ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला है विच ऑफ द पोर्टल ऑफ SSS, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के तहत। अब SSS का मतलब होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, किसके अंडर में आता है ना। ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है इनमें किसके अंडर में आता है, डिजिटल इंडिया के, जन सुरक्षा के, जन सूचना और सोशल जस्टिस। तो ये SSS है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
ये आते हैं आपके जन सुरक्षा के अंडर में। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना एडमिनिस्ट्रेटर बाय के। अटल पेंशन योजना को कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? पहला ऑप्शन है NSDL, दूसरा है CDSL और चौथा है RBI और पांचवा है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी। तो अगर पेंशन से है तो उसको पेंशन वाला ही उसको करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका PFRDA। ये इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। नेक्स्ट, कैन एनीवन ओपन अटल पेंशन योजना अकाउंट विदाउट सेविंग अकाउंट? कि क्या बिना सेविंग अकाउंट के अटल पेंशन योजना खाता खुल सकता है? ये है क्वेश्चन में कि क्या बिना पेंशन अकाउंट के अटल पेंशन योजना बिना सेविंग खाते के खुल सकता है? पहला है हाँ, दूसरा है नो सेविंग अकाउंट इज मैंडेटरी, जिसमें सेविंग अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा आइदर A और B, कि दोनों सही हैं। और चौथा है बोथ A और B। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, कि इसमें सेविंग अकाउंट मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, अटल पेंशन अकाउंट में सेविंग मैंडेटरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आ जाएगा तो अच्छे अच्छे घूम जाएंगे। विच टाइप ऑफ स्कीम इज प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, फुल फॉर्म को देखते रहिए, बार बार रिपीट करता हूँ, वो किस प्रकार की स्कीम है? लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, A और B, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो ऑप्शन नंबर B है, कि लाइफ इंश्योरेंस भी है और एक्सीडेंटल भी है। ये दोनों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पासबुक प्रिंट रिसेट मेनू ऑप्शन। उस टाइम था पासबुक प्रिंट, अब है पासबुक प्रिंट को रिसेट करना। उसके लिए क्या ऑप्शन होगा? BPH-PR, HP-BPR, आपको नहीं दिख रहा होगा, PH-BPR और HP-RPP। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B, कि गलत, H देखो मैं बताता हूँ कैसे, HPBP, ये तो पासबुक प्रिंट हो गया PBB, और रिसेट R। वहाँ पर देखो पासबुक प्रिंट का है, पासबुक प्रिंट और रिसेट का R। ठीक है, यहाँ पे यही पूछा गया है कि प्रिंट रिसेट मेनू ऑप्शन पासबुक प्रिंट का। नेक्स्ट, एक लोन होता है PNB सहयोग लोन, इसका रिपेमेंट अमाउंट कब तक, इसका जो रिपेमेंट अमाउंट है वो कब तक होगा? है भाई दोस्तों, इसका जो रिपेमेंट अमाउंट है PNB सहयोग का 60 मंथ, 72 मंथ, 48 मंथ या 3 साल। तो जो PNB सहयोग लोन रिपेमेंट है, इसका रिपेमेंट है 48 मंथ, यानी 48 मंथ कितना हो जाता है? 4 साल। पथ प्रदर्शक से लिए हुए क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, है ना? हाँ भाई, तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको आज टेलीग्राम में ये वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आपको कैसे लगे मेनू ऑप्शन, और आप बताना। और आप टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया गया है। आपको मैंने एक चीज़ नहीं बताई यहाँ पे,
ये जो NSDL है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई नहीं है। NSDL की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। देखो, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और जो CDSL की होती है वो होती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, है ना। N से नेशनल हो जाएगा और C से सेंट्रल डिपॉजिटरी हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और एक बात ज़रूर बताऊँगा कि अपने PC पे यानी कंप्यूटर पे प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर, ठीक है। ज़रूर अपने PC पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो आपको रुपए के लिए बरगला रहा होगा कि हमारे चैनल से पढ़ो रुपए से, तो किसी को रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आपका ज़्यादा हार्ड तो होगा नहीं, ठीक है। तो आज का सेशन मैं अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। आज लंबा भी हो गया है, 40 मिनट का। आप लोग इतना लंबा देखोगे नहीं, जो भी भाई देख रहा होगा उसके लिए मैं क्या बोलूँ, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।